क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के स्प्रिंगों पर बेस। मान लीजिएगा आपको ये दे दिए स्प्रिंग, चलो ये दे दिया आपको, यहाँ पर ये के, ये भी के, ये भी के, ये भी के, ये मास है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, तो आपसे पूछा क्या, इसका टाइम पीरियड पूछा हुआ है। ये क्या बन जाएंगे 2K, ये भी क्या बन जाएंगे 2K। क्या ये आपके पास ऐसा ब्लॉक बन गया कि एक स्प्रिंग बन गया जिसका वैल्यू 2K के बराबर है, ये भी कितना बन गया 2K के बराबर है। तो ये 2K सीरीज में समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं है। तो 2K का क्या बन जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इन तारों को यहीं जोड़ देंगे, ये और ये एक ही डायग्राम है 2K क्योंकि ये इससे जोड़ दो, ये पॉइंट यहाँ जोड़ दिया मैंने, तो M, तो ये क्या बन गया 4K। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2π√m/4K आ गया। ठीक है, और देख सकते हैं, मान लीजिएगा ये दे दिया, ये ले लो, ये ले लो के, तो ये दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में है, तो ये 2K हो गए, और ये K और ये 2K श्रेणी क्रम में है, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2K × K अपॉन 2K + K। समांतर क्रम में लगा दिया फॉर्मूला दोनों का 2K और K का। अभी बताते जब दो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में, जब दो श्रेणी क्रम में होंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना जाएगा भाई 2K × K अपॉन 3K, क्षमा 2K/3। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π√m अपॉन ये वाला 2K/3, यानी कि 2π√3m अपॉन 2K। ओके, इस तरह से स्प्रिंग ब्लॉक वाली प्रॉब्लम को कर सकते हैं। कभी कभी स्प्रिंगों को काट देते हैं, तो स्प्रिंग को काट देने पर किस तरीके से सवाल बनते हैं, है ना। तो स्प्रिंगों को काटना या कटिंग ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंगों को काटना, स्प्रिंग को काट देते हैं। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि भाई जब स्प्रिंग होता है, इसकी जो भी लंबाई है मान लिया L0 है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, तो जितना छोटा स्प्रिंग होगा K उतना बदल जाएगा, यानी कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/L0 के, उसकी इनिशियल लंबाई के, प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है ना। अगर हम इसको काट देंगे तो अलग अलग K बन जाएंगे उनके, L1 L2। मान लो इसको कट कर दिया तो ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये लंबाई L1, ये L2। तो क्या रिलेशन बैठेगा, तब भी ये बैठेगा KL0 बराबर नियतांक, ये तो बैठेगा, यानी कि KL0 बराबर K1 L1 K2 L2। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं बदलेगा, भाई KL0 एक कांस्टेंट बैठेगा ना, एक कांस्टेंट बैठेगा तो KL0 करो या K1 L1 करो या K2 L2 करो, हमेशा बराबर होंगे, है ना। मान लो आपको ये बोल दिया कि भाई ये स्प्रिंग था और ये आपका K था, ये L0 था, और आपने इसको आधा कर दिया, L0/2 ये कर दिया, L0/2 ये कर दिया। तो इस फॉर्मूले से इसका K1 और इसका K2 ये बताओ कितना कितना होगा। तो देखो KL0 बराबर, वैसे तो उल्टा रिलेशन है, आधी लंबाई कर दी तो 2K हो जाएंगे, हो सकते हो ना लंबाई आधी, तो K डबल चाहो तो निकाल लो। K1 L1 कितना है L0/2, तो इससे कट जाएगा, तो K1 कितना आ जाएगा 2K। ऐसे ही KL0 K2 कितना L0/2, तो K2 भी कितना आ जाएगा 2K। ठीक, बस तो इस तरीके से आ गया। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिएगा कट कर दिया, ये आपके पास टोटल लंबाई L0 थी, ये L0/3 कर दी, ये 2L0/3 कर दी, इसका टोटल K था, तो इसका K1 बताओ, इसका K2 बताओ क्या हो गया, क्योंकि K1 K2 निकालना आप होंगे, फिर ये कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। तो जैसा मान लो अगर इसका K1 निकालना तो अपने को क्या लिखा, KL0 बराबर K1 L0/3 K2 2L0/3। अगर इससे निकाले ये कट जाएगा तो K1 कितना आ जाएगा
3 के। डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि लंबाई 1/3 कर दी तो के 3 गुना हो जाएगा। और अगर इससे निकालें के एल नोट बराबर के 2 एल नोट बाई 3 तो क्या होगा, छम छम के 2 आ गया 3 के बाई 2। ओके है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई भी सवाल दे सकता है, तो अब जैसे मान लो मैं एक सवाल बनाता हूं, तो जैसे स्प्रिंगों के काटने पे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको स्प्रिंग दिया हुआ है, ये एम ब्लॉक का है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लंबाई इसकी एल नोट ले ली, ठीक। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, सब जानते हैं इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। इसके 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से करे इक्वल, इसके 3 बराबर टुकड़े करके चित्रानुसार लगाने पर T1/T2 ज्ञात करो। कैसे लगा दिया, 3 टुकड़े करे, एक ये लगाया, एक ये लगाया, बराबर हिस्से कर दिए, ब्लॉक यही था। तो अब बताओ ये 3 बराबर हिस्से कर देंगे तो उसका के कितने कितने हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया के समानुपाती किसके, 1/L के। तो अगर एक 3 हिस्से करे बराबर तो ये के से ये कितना जाएंगे, 3 के, ये भी 3 के, ये भी 3 के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अगर मैं के एल नोट करूँ, K1 L नोट बाई 3 करूँ, ये कट जाएगा, तो K1 कितना जाएगा, 3 के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम K1 को 3 के नोट के हिसाब से निकाल सकते हैं। ऐसे K2 होगा, ऐसे K3 होगा, कैसे ये आ गया। अभी तीनों कैसे है, ये तीनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आने का मतलब इसको आप 3 + 3 + 3 9K लिख सकते हैं, 9K लिख दिया। और ये तो सिंपल है, अपने को पता है इसका तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/KSHM। और KSHM किसके बराबर होता है, उसी स्प्रिंग के नियतांक के बराबर। स्प्रिंग का नियतांक किसके बराबर हो गया, यही आपका K है, यही आपका KSHM है, यानी कि यही 9K आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या बना, इसमें आपके पास 2 पाई बाई ये 3 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये दूसरा टाइम पीरियड आ गया। हमें इनका रेशियो बताना, T1/T2, T1/T2। T1 कितना था भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये कितना आया भाई, 2 पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ m बाई के। छम 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 छमाछम 3/1 आ गया, है ना। तो ये अनुपात आ गया 3/1। हाँ जी, जैसे हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड थे, है ना, तो उनके फंडामेंटल क्वेश्चन थे। कुछ और अच्छे क्वेश्चन जिनको हम एक तरह से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन ही बोलेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक क्वेश्चन या प्रॉब्लम, स्प्रिंग ब्लॉक प्रश्न। स्प्रिंग ब्लॉक से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, ठीक है, हाँ जी, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके साथ एक स्प्रिंग के साथ 2 ब्लॉक M1 और M2 जुड़े हुए हैं। जब हमने इसकी लंबाई कुछ यहाँ होगी तो हमने धीरे धीरे करके इनको यहाँ पे लाके रोक दिया। अब ये कह रहा है कि आपको शुरुआत में तो सब कुछ पता है, सॉल्यूशन अगर मैं करूँ प्रारंभ में तो आप निकाल सकते हो ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा होगा बेटे K बाई M1 प्लस M2, यही तो होगा। तो टोटल द्रव्यमान तो ये बन जाएगा। ये तो हमने स्टार्टिंग में किया भाई। टाइम पीरियड भी लिख सकते हो उसका 2 पाई अंडर रूट M1 प्लस M2 बटे K, यही तो होगा, है ना। और इसकी मीन पोजीशन ये है, तो ये प्रारंभिक की कंडीशन है। और यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये x0 है, M1 प्लस M2G और ये x0 है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा KX0। तो यहाँ पर आप x0 को लिख सकते हैं M1 प्लस M2G डिवाइड बाय K।
और यही इसका एम्पलीट्यूड भी होगा, यही इसका एम्पलीट्यूड भी होगा, पर कब? जब तक दोनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं। बट हमसे क्या पूछा कि यदि M2 को हटा दिया जाए, इस कंडीशन में यदि M2 को हटा दिया जाए तो क्या ओमेगा बदलेगा? यस। तो पहला आंसर यस, हाँ बदलेगा ओमेगा। तो नहीं ओमेगा क्या हो जाएगी? ओमेगा डैश कितनी बन जाएगी? K अपॉन, भाई M2 को हटा देंगे तो केवल M1 बच जाएगा, तो M1 बच जाएगा तो आंसर ही आ जाएगा, यानी कि बदलेगी। दूसरा आंसर, क्या माध्य अवस्था बदल जाएगी? हाँ बदल जाएगी, माध्य अवस्था बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि M2 से जो खिंच रही थी वो यहाँ पे तो बल शून्य रहेगा ही नहीं, तो M2 के जो बराबर वेट आ रहा था M2G, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी? M2G वाला जो वेट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर उठ जाएगी वो, यानी कि नई सिचुएशन ये बन जाएगी। अगर ये M1 है तो पहले यहाँ थी मीन पोजीशन ओल्ड वाली, है ना, अब नई मीन पोजीशन ये आ गई, न्यू वाली, न्यू मीन पोजीशन, ये पुरानी मीन पोजीशन। तो कितना ऊपर उठ जाएगी? M2G के बराबर, M2G बाई एक्स, M2G बाई K, इतनी ऊपर उठ जाएगी, है ना। ये नेचुरल लेंथ थी, इसका मतलब ये कितना बच जाएगा? ये M1G बाई K बच जाएगा। अब नई मीन पोजीशन ये है, क्योंकि ये तो हट गया, इसके वेट ने तो इतना खींच रखा था इस पे, तो ये भी हट गया तो इतना वेट तो उड़ गया, तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसका मतलब तो यहाँ पे तो उसका वेग शून्य था, रुका हुआ था, यहाँ पे तो वेग क्या था? शून्य था। तो ये इसकी सीमांत अवस्था कह सकते हो, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हो। सीमांत अवस्था से माध्य बिंदु तक की दूरी या माध्य पोजीशन तक की दूरी को आयाम कहते हैं। तो नया आयाम भी बदल जाएगा, तो यानी कि आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या नाम देंगे? यस, माध्य अवस्था मीन पोजीशन बदल जाएगी, नई मीन पोजीशन बदल जाएगी, और आयाम क्या बन जाएगा? थर्ड, नया आयाम, नया आयाम क्या बन जाएगा? नया आयाम बन जाएगा भाई कितना? जो यहां से आयाम की परिभाषा कह सकते हैं कि माध्य बिंदु और सीमांत अवस्था के बीच की दूरी। सीमांत अवस्था कौन सी होती थी? जहां पर वेलोसिटी या वेग शून्य था और मीन पोजीशन तक आते आते, तो ये बन जाएगी किसके बीच की दूरी? सीमांत अवस्था, सीमांत बिंदु तथा माध्य बिंदु के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। और सीमांत वाली कहाँ होती थी? सीमांत बिंदु कहाँ होता था? जहां पर वेग शून्य था। शून्य कहां पर था? पहले वाली ओल्ड अवस्था में। तो सीधी सी बात है, M2G बाई K के बराबर ही तो ये गया यहाँ से, तो इतना ही इसका आयाम होगा। ये नहीं आयाम है, आयाम ये होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयाम इसमें ये बन चुका होगा नया, तो आयाम भी बदल गया, है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ देखनी है कि कब हमारी माध्य अवस्था बदल रही है। बस जैसे ध्यान रख के, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि भाई ऐसे कोई ब्लॉक रखे हुए दो स्प्रिंग से जुड़े हुए, ये मीन पोजीशन है, ऐसे हम कर रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी माध्य अवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले बलों पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, ये वाले तो बल चेंज हुआ mg, तो इधर वाले पे तो कोई चेंज नहीं आया, तो इधर में इस वाले में माध्य अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। इस तरह का सवाल देखते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है कि ये कोई ब्लॉक है जिसकी ये मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पर ही है, और ये इसका एम्पलीट्यूड मान लो यहाँ से यहाँ तक a है, माइनस a, और इधर कहीं प्लस a तक, ठीक है। इस पे धीरे से एक ब्लॉक रखा, धीरे से इसकी वेलोसिटी को v नाम दे दिया, है ना। तो क्या पूछा, m ब्लॉक धीरे से
रखने पर क्या ओमेगा बदल जाएगा? दोबारा सुन लें। हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कि कोई कण SHM कर रहा है, इसका आयाम -a है, इसका यहाँ पे +a है, और यहाँ पर ये इसकी मीन पोजीशन पर है, माध्य अवस्था पर है। हमने धीरे से ये ब्लॉक रखा इसके ऊपर रख देने पर क्या पूछा, क्या ओमेगा बदल जाएगा, क्या माध्य अवस्था बदल जाएगी, इसका आयाम भी ज्ञात करना। ठीक, तो पहला सवाल, क्या ओमेगा बदल जाएगा? प्रारंभ में ओमेगा कितनी है? क्या प्रारंभिक ओमेगा इसकी क्या बैठेगी? क्या K/m बैठेगी? सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो ये बैठ जाएगी, है ना। लेकिन जैसे इस पर ब्लॉक रख देंगे तो नई ओमेगा कितनी आ जाएगी? ओमेगा डैश मान लो नई वाली, वो कितनी आ जाएगी? K/2m। तो ये हम आंसर बोलेंगे यस, ओमेगा बदल जाएगी। और वो कितनी जाएगी? K/2m हो जाएगी। ठीक। दूसरा, क्या माध्यावस्था बदल जाएगी? दूसरे में नहीं, माध्यावस्था नहीं बदलेगी। कारण, क्योंकि भाई इस तरफ के जो बल हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, क्योंकि x दिशा के बलों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक। तीसरा, इसका आयाम। मेरे शुरू में a दे रखे थे, जैसे बल ये रख देंगे m, तो जाहिर सी बात है इसका आयाम बदल जाएंगे। तो नए आयाम क्या होंगे सुने। जब हमने इसको रख देंगे तो इसका वेग भी बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा तो नया वेग बदलेगा तो नया आयाम भी बदल जाएगा, है ना, क्योंकि v बराबर क्या होता है? ओमेगा √a² - x²। लेकिन ये माध्यावस्था पर है तो v बराबर a ओमेगा भी होगा। दोबारा सुने कि आप क्या करेंगे, माध्यावस्था पर मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षित करेंगे, संवेग संरक्षण x दिशा में लगाने पर। x दिशा में कोई बल तो बदला ही नहीं, x दिशा का बल तो अभी भी वही है जो पहले था, है ना। तो क्या होगा? प्रारंभिक संवेग बराबर बाद का संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना था इसका? m × v, दैट इज p फाइनल। जब दोनों जुड़ गए तो 2m × v' मान लो। धीरे से इसके ऊपर रख दिया और ये दोनों क्या हो गए? चिपक गए, स्टिक हो गए, है ना। तो m से m गया तो v' बराबर आ गया v/2। और ध्यान रखिए ये कहां पर आया? माध्य बिंदु पर, माध्य अवस्था पर आया है। तो माध्य अवस्था पर कौन सी वेग होता है? अधिकतम वेग होता है, यानी कि Vmax है ये, और ये भी Vmax था। ये V भी कौन सा है? Vmax, अधिकतम वेग होता है ना। अच्छा, अब हमें ये तो आ गया, तो V बराबर तो क्या बैठ रहा था? V बराबर तो ये ओमेगा होगा। क्यों होगा ये ओमेगा? क्योंकि ये कैसा वेग है? मैक्सिमम वेग है, और ये V' भी मैक्सिमम है, तो ये V' भी मैक्सिमम है, तो V' क्या हो जाएगा? A' ओमेगा डैश। तो बाद में आया ना, शुरू में तो यही था, जब इसको रख देंगे तो ये आया, तो V' की जगह रख देंगे V/2, और A' आपको निकालना है नया वाला आयाम। ओमेगा डैश आप जानते हो कितना है? ओमेगा डैश कितना? K कौन से वाला? ओमेगा डैश वाला, ये वाला 2m। ठीक है भाई। अच्छा, V की जगह a ओमेगा रख देंगे, a ओमेगा/2, A' √K/2m। ये अच्छा सवाल है एम्पलीट्यूड निकालने वाला। तो ओमेगा की वैल्यू भी रखो। ओमेगा की वैल्यू क्या थी? K/m। और ये कितना आया? A' K/2m। क्षमा कर दो भैया, ये सब उड़ गए। K/m उड़ गया, A बच गया कितना? A'/2 इक्वल टू A'/√2। तो यहां से आप कह सकते हैं A बराबर कितना आ गया?
ए बराबर बन गया आपके पास √2a√2, नया आयाम a डैश बराबर a√2 आ जाएगा। देखो ठीक है। हाँ जी, जिस तरह का हमने अभी क्वेश्चन किया है इसी तरीके का दूसरा थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं, क्योंकि अभी जो ब्लॉक था वो मीन पोजीशन पर था। अब मान लो ब्लॉक मीन पोजीशन पर नहीं है, ब्लॉक यहाँ है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ब्लॉक कहीं यहाँ है और ये इसका आयाम है, यहाँ पर ये -a है, ये इसकी क्या थी माध्यावस्था। अब की बार ब्लॉक को धीरे से यहाँ रखा, धीरे से रखा, टकराया नहीं बिल्कुल, है ना, धीरे से रख दिया, चिपक गया, इससे चिपक गया, ठीक है। और ये जो दूरी है दिस इज a/2, ये आधी दूरी पर है, तो SHM कर रहा है, SHM कर रहा है। तो सवाल क्या है पहला, क्या ओमेगा बदलेगा? दूसरा सवाल क्या होगा, क्या माध्यावस्था बदलेगी, मीन पोजीशन बदलेगी? अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल नया आयाम क्या होगा? ठीक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात तो ये है कि सबसे पहले कि ये a/2 पर इसका वेग क्या होगा, v नॉट बन गया। तो v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो चलो पहला पार्ट देखते हैं, क्या ओमेगा बदलेगा? पहली बात तो प्रारंभिक ओमेगा, प्रारंभिक ओमेगा कितना k/m, और बाद का ओमेगा कितना, जब रख देंगे इस पर k/2m, k/2m आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो आंसर लिखेंगे यस ओमेगा बदलेगा। और कितना हो जाएगा, एक पता लग गया, नया ओमेगा ये है ना। मीन पोजीशन बदलेगी क्या? तो फिर वही आपका सेकंड आंसर, नो मीन पोजीशन नहीं बदलेगी। कारण आपको पता ही है, कारण वही रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में, x दिशा में कोई बल में परिवर्तन, कोई बल नहीं बदला। ठीक, मेन काम था ये वाला आयाम तक पहुंचना, इसमें थोड़ी मेहनत करने की बात है। बेटे पहले तो हमें ये पता है कि v का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है, v बराबर क्या, ओमेगा √a² - x² होता है। तो हमें ओमेगा तो पता है इसकी, यस, x भी पता है a/2, तो v नॉट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से v नॉट निकाल लो पहले, v नॉट इक्वल टू ओमेगा यानी कि k/m a² - x की वैल्यू कितनी है भाई, a/2 का स्क्वायर, तो कितने आ गया v नॉट, a²/4, तो 4 माइनस के a√3/2, a√3/2, a/2 √3 का मतलब 3k/m, ये v नॉट आ गया। जब जरूरत पड़ेगी इसको हम लिख लेंगे, लेकिन हमें तो रखने के बाद का वेग भी और आयाम भी दोनों चाहिएंगे, क्योंकि वेग पता होगा उसमें से आयाम निकलेगा। रखने के बाद का वेग निकाल सकते हैं, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल, सम्यक संरक्षण लगा देंगे, सम्यक संरक्षण लगाया तो वही mv नोट बराबर 2mv डैश, यानी कि मास अलग अलग भी दे सकता है, 2m 3m, बस तरीका समझ लो, ये गया, तो v डैश कितना आ गया। अब ये मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया यहाँ पर v इक्वल टू m क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये किस पर है, एट x बराबर a/2 पर है, ये मीन पोजीशन पर नहीं है ना, इसलिए v बराबर a ओमेगा मत लगाना इसमें। कभी सोचो v बराबर, पहले तो v बराबर a ओमेगा लगाया, इस बार ये लगा दिया, किसी x पे तो ये लगेगा, वो v बराबर a ओमेगा तो मीन पोजीशन पर था। तो ये जो v डैश आया v नॉट बाई 2, ये भी कहाँ आया, ये भी कहाँ आया, एट x बराबर a/2, नॉट या मीन पोजीशन पर नहीं।
ये भी मीन पोजीशन पर नहीं आया, मीन पोजीशन पर नहीं आया ये। तो आप वी डैश को भी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश अंडर रूट, एक नया एम्पलीट्यूड हो चुका होगा, ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, a/2 पर ही है, तो a/2 पर, क्योंकि ये डैश तो एम्पलीट्यूड है, ए डैश तो एम्पलीट्यूड है, बट एक्स तो ये दूरी है ना जहाँ पे ये है रुका है, जहाँ पर ये है, तो वी डैश तो क्या लिखेंगे, v0/2। ओमेगा डैश आपको पता ही है, ए डैश आपको निकालना है, ये a/2 का स्क्वायर है, थोड़ी सी अकल लगानी। v0 आपका आ चुका हो रहा, दैट इज a/4 अंडर रूट ऑफ 3k/m। ओमेगा डैश आपने निकाला था k/2m अंडर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस, ए डैश है ये, ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, पहले तो इसमें से रूट k/m उड़ जाएगा, चलो तो स्क्वायर कर देते, चलो ए स्क्वायर बाई 16 3k/m बराबर k/2m ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये उड़ गया इससे, ठीक है। तो इससे गया 8 आ जाएगा, और ये बना कितना, ए डैश स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बाई 8 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, उधर से ए स्क्वायर बाई 4 दबाकर जुड़ जाएगा। टोटल आ गया आपके पास 8 एलसीएम आएगा, 3 2 5 ए स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ से ए डैश बराबर कितना जाएगा, a√5/2, ठीक है। तो ये इसका आयाम आ जाएगा, ओके। हाँ जी, हमें 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, ये 2 ब्लॉक, एक का मास द्रव्यमान कैपिटल M है और एक का छोटा वाला M है, इनके बीच में घर्षण गुणांक है म्यू। तो आपको इनको, ये मीन पोजीशन से आपको इनको डिस्प्लेस करना, विस्थापित करना, तो कितना अधिकतम विस्थापित कर सकते हैं जिससे कि दोनों साथ साथ रहे, है ना। दोनों साथ साथ रहने का क्या मतलब है, कि दोनों साथ साथ रहने का मतलब ये है कि दोनों, कि जब ये SHM करेंगे तो दोनों के जो एक साथ ब्लॉक रहेगा तो दोनों का त्वरण समान रहेगा। और चूंकि सरल आवर्त गति कर रहे हैं तो त्वरण की वैल्यू भी वही होगी जो सरल आवर्त गति में त्वरण की होती है ना। तो कहीं पे भी अगर मैं बात करूं इसके यहाँ पर, तो इसमें जब उधर खींचेंगे तो मान लो कहीं यहाँ पर ले आए, मीन पोजीशन से कहीं इधर खींचा, तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें मीन पोजीशन से इसको यहाँ पर ले आए तो इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, है ना। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, भाई ये किसी एक्सेलरेशन से आएगा, एक्सेलरेशन त्वरण इधर होगा, तो इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू m/a के बराबर होगी। ये वो घर्षण बल है जो यहाँ पर आ चुका है, ठीक। जितना भी यहाँ घर्षण बल आया, जितना भी यहाँ घर्षण बल चाहिए इसको रोक के रखने के लिए, ये वो है। तो उनको अलग नहीं होने देने के लिए ये घर्षण बल अधिकतम घर्षण बल से कम तक रहेगा तो बचा रहेगा, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम पहले निकाल कर रख लेते हैं हम, वो कितना होता है म्यू n, दैट इज म्यू स्मॉल mg, ये कैपिटल M है ना, ये बड़ा वाला में। तो कुल मिला के बात ये होगी कि जब हम इसमें यहाँ पर मान लो नेचुरल लेंथ से x तक लेकर के गए, यही मैक्सिमम है, अगर इसके बाद ये अलग हो जाएंगे तो ये अधिकतम घर्षण बल से कम होना चाहिए तो बचे रहेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो हमारे पास ये जो F है, जितना फ्रिक्शन चाहिए वो अधिकतम से कम या उसके इक्वल तक होना चाहिए, साथ साथ के लिए, है ना, साथ साथ के लिए, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। तो कितना चाहिए, m/a के बराबर, और अधिकतम कितना, म्यू mg के बराबर। अब ये त्वरण कौन सा है, ये त्वरण तो SHM का है, और SHM का त्वरण तो क्या होता है किसी भी x पर, ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x, उसका मैग्नीट्यूड तो इतना होता है, दिशा इधर है, तो ये क्या आ जाएगी म्यू
mg, और ये x किधर कितना ले रखा हमने, मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तभी तो आएगा, m से m कट गया तो, और x मैक्स कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना होगा इस केस में, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं, m प्लस m का अंडर रूट और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मैक्स की वैल्यू इससे, है ना, जस्ट इसके अगर अधिकतम की बात कर रहे, वैसे तो ये x हो गया कि किसी भी x के लिए होना चाहिए, है ना, किसी भी x के लिए ही होना चाहिए कंडीशन, लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो इक्वल हो जाएगा। तो म्यू जी डिवाइड बाय के इंटू के अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m, यानी कि क्या बन गया, म्यू जी m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय के। अधिकतम इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। और देखते हैं इसकी तरह का और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक m ब्लॉक है, एक 2m ब्लॉक एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जब हमने इसको ला करके धीरे से यहाँ पे रोका तो ये इसकी क्या पोजीशन हो गई, ये इसकी मीन पोजीशन, माध्यावस्था हो गई। ये इसकी कौन सी अवस्था हो गई, माध्यावस्था, ठीक है। इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ ऊपर रही होगी, सामान्य लंबाई कहीं ऊपर रही होगी, सामान्य लंबाई कहीं ऊपर रही होगी। तो मान लो कि ये डिस्टेंस x नॉट हो गई होगी, तो यहाँ पे ये mg और ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, दैट इज kx नॉट, है ना। ये इसका मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप है, यानी कि आप कह सकते हैं, तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि mg इक्वल टू kx नॉट। तो x नॉट तो ये आ गया mg अपॉन k। अब सवाल क्या है वो समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि इसको दबाएंगे ना, जैसे इसको दबाएंगे ऐसा लगा दबाया ऊपर उठेगा, ऐसे चम करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो, ऐसे चम करेगा अंडर रूट ऑफ k बाई m, टाइम पीरियड 2 बाई अंडर रूट m बाई k। तो कैसे दबाएंगे, ऊपर उठेगा, यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स भी आएगा, वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे 2mg लग रहा, तो जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये कह रहा है कि कम से कम कितना दबाऊं, बहुत ज़्यादा दबा देंगे फिर तो उठा ही लेगा ऊपर, कम से कम कितना दबाऊं, मिनिमम x कितना हो जिससे कि इस 2m को ये जस्ट लिफ्ट करे, उठा ले जस्ट, यानी कि इसका संपर्क फर्श पे से छोड़ दे। तो मान लो कि कम से कम इसने इसको इतना दबाया, तो ये x मिनिमम कितना है ये निकालना है, क्वेश्चन ये है। अब इसे कितना दबाए कम से कम उसकी बात करें, तो जैसे इसको दबाएंगे तो इस पर से उठाने के लिए अगर हम 2m की बात करें तो 2m पे एक तो स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, अभिलंबन लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा 2mg। और अगर इसको हम बैलेंस करें तो FSP प्लस n इक्वल टू 2mg, ठीक, FSP प्लस 2n इक्वल टू mg। अब फर्श को छोड़ने के लिए, यानी कि कॉन्टैक्ट, संपर्क छोड़ने के लिए, जब संपर्क छूट जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स 0, तो FSP किसके बराबर आ जाएगा, 2mg के। लेकिन FSP में ध्यान रखें, स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का जो बल है, उसमें जो x आता है kx, उसमें x आता है नेचुरल लंबाई से। तो अगर मैं यहाँ पर k इंटू एक्स लिख रहा हूं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से है, ये नेचुरल लेंथ से है लंबाई, यानी कि ये x बराबर आ गया 2mg बाई k, x बराबर 2mg बाई k, ठीक। तो ये x बराबर 2mg बाई k आया नेचुरल लेंथ से। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसको दबाते हैं ना, जब इसको दबाते हैं तो दबाते समय ये नीचे जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन तो इसका ऊपर होगा,
नीचे जा रहा होगा ये, तो इसका जब इसको छोड़ देंगे ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब इसको दबा रहे होंगे ना तो नॉर्मल तो इस पर और ज़्यादा बढ़ेगा, नॉर्मल तो और ज़्यादा होगा। तो नीचे आते समय नहीं ऊपर उठ सकता ये कभी भी नीचे आते समय ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि ये इसको जब दबाएगा तो ये तो नॉर्मल और बढ़ा देगा, इसको और दबा देगा। तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहां तक आते आते जब ये यहां से जा करके ऊपर जा रहा होगा, मीन पोजीशन पर भी जा रहा होगा, तब भी मीन पोजीशन से भी ऊपर जाने, मीन पोजीशन से यहां तक जाने के बीच में हो सकता है कहीं ऊपर चला जाए। यानी कि मीन पोजीशन से नीचे दबा करके छोड़ेंगे तो यहां से यहां के बीच में ये वाला फोर्स जो होगा वो इतना नहीं होगा कि इसको लिफ्ट कर पाए, क्योंकि यहां से यहां के बीच में नॉर्मल की वैल्यू, कॉन्टैक्ट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको दबा हुआ है। इसको यहां तक तो दबा हुआ ही है ना, जब दबा हुआ तो नॉर्मल कैसे जीरो हो जाएगा, जब दबाई रखा उसको। तो नॉर्मल के जीरो होने के चांस जब होंगे जब वो दबा हुआ नहीं होगा। तो यहां से नेचुरल लेंथ से यहां तक दबा हुआ ही, नॉर्मल सी बात है, जब ये दबा हुआ ही है तो ये ऊपर जा रहा होगा तो कितना ऊपर जाने पर ये इसको उठा लेगा। तो वो बहुत ध्यान से देखो तो ऊपर जाते समय ही इसको उठा पाएगा, क्योंकि ऊपर जाते समय ही ये नॉर्मल कम होने लगेगा कि तो उस समय दबाव कम होगा। वो जब दबाव कम होगा तो यानी कि नॉर्मल की वैल्यू कम होने की, और जिस समय वो जीरो हो जाएगा उस समय वो ऊपर उठ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो x आया वो नेचुरल लेंथ से ये वाला आ गया, यानी कि ऊपर जाते समय 2mg/k, इतना ऊपर जाते समय जब ये x बराबर इतने से ऊपर जाते समय उठेगा तो दबाने पर ही उठेगा, तो जब दबा के छोड़ देंगे, लेकिन जाते हुए ऊपर जाते हुए ही वो उठा पाएगा, यहां से यहां तक जाते हुए नहीं उठा पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो मीन पोजीशन x मिनिमम बताना था, मीन पोजीशन से x मिनिमम मीन पोजीशन से कितना होगा, तो बहुत ध्यान से देखो तो ये मीन पोजीशन से x0 और x, तो ये कितना हो गया, क्या ये 3mg/k हो गया। तो x मिनिमम मीन पोजीशन से इतना ही तो होगा, मीन पोजीशन से ये और मीन पोजीशन से वो, है ना। तो इसका मतलब x मिनिमम मीन पोजीशन से कितना आ जाएगा 3mg/k, और ये ऊपर जाते समय ही ब्लॉक को उठाएगा, ऊपर जाते समय ही ब्लॉक 2m उठेगा, है ना। लेकिन दबाना जरूर पड़ेगा, बिना दबाए नहीं, दबाना तो नीचे को पड़ेगा, लेकिन जाते समय वो ऊपर जा रहा होगा तभी वो उसको उठा पाएगा, इससे पहले नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहां तक तो दबा हुआ ही है ना, यहां तक दबा हुआ ही है, तो भाई कैसे ऊपर उठा लेगा जब दबा ही रखा उसको। दबाने के लिए तो पहले उसको नेचुरल लेंथ से ऊपर जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 2mg/k, लेकिन मीन पोजीशन से कितना एलोंगेशन हुआ, मीन पोजीशन से कम कितना दबाना पड़ रहा है, यहां से यहां तक जितना ये होगा उतना ही होगा, जितना ये उतना ही है, क्योंकि ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्यावस्था होगी तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, सीमांत अवस्थाएं होगी जहां से दबाया, यानी कि x मिनिमम बराबर 3mg/k इसका आंसर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। चलिए सेम इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि इसका कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे 3m और 5m दे दिया, बस मास बदल दिए, तो x0 तो कितना आ जाएगा, x0 तो यहाँ से आ जाएगा 3mg/k, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा = √k/3m, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो सिंपल सी बात है। अब इस 5mg वाले को दबाया, 5mg इस पर लगा नीचे की तरफ, ये लो लगा दिया भाई, बिल्कुल सेम करना है वही FSP, और ये नॉर्मल, और जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा तब FSP क्या बन जाएगा 5mg के, FSP और FSP क्या बन जाएगा kx, तो 5mg, बिल्कुल पहले जैसा करना है। तो x बराबर 5mg/k, और ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ मतलब सामान्य लंबाई से, एनएल लिख देते हैं इसको। तो ये अब फिर वही चीज है, ये x कब आएगा, ये दबाते समय वाला x नहीं आएगा, ये कितना ऊपर गया उस समय ऊपर उठेगा, दबाना तो नीचे पड़ेगा, लेकिन उठेगा तब जब ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि जब दबाई रखा तो कैसे ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई नेचुरल लेंथ से है वो x, तो नेचुरल लेंथ से भी ऊपर जाते समय यहाँ पर होगा ये x, तो ये x होगा 5mg/k, और यहाँ से इसको इतना दबा दिया अगर,
तो एक्स मिनिमम हुआ यही, और ये भी एक्स मिनिमम ही होगा जहाँ तक ये जाएगा। मीन पोजीशन से वहाँ तक जा रहा था तो बराबर ही होंगे ना। तो ये एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा, तो एक्स मिनिमम आ जाएगा कितना 5mg/k प्लस 3mg/k एंड यू कैन से दिस इज 8mg/k। ठीक, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने एक और ले लिया, थोड़ा सा इसलिए स्पीड के साथ ले लिया इसको क्योंकि थोड़ा सा सेम क्वेश्चन था। ओके बेटा, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा कि जैसे यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक M1 और एक M2 है ना। M1 और M2 दो ब्लॉक दे दिए और इस पर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है इसकी कहीं नेचुरल लेंथ यहाँ पर होगी, इसकी सामान्य लंबाई कहीं यहाँ पर होगी, और बेटा ये मान लीजिएगा ये x0 है ना, ये x0 है, नेचुरल लेंथ से इतना गया। तो ये x मिनिमम बताना है कि कितना दबाएं जिससे कि ये ब्लॉक M1 इसके कॉन्टैक्ट को, इसके संपर्क को छोड़ दे। सवाल में क्या है कि SHM कर रहा है, ठीक है, तो SHM कर रहा है तो नॉर्मल लेंथ तो दब गया होगा नीचे, यहाँ इसकी माध्यावस्था आ गई होगी। माध्यावस्था आ गई होगी तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा आप इसके लिए कि M1 प्लस M2 इंटू जी इक्वल टू के x0। तो x0 ये आ गया बेटे M1 प्लस M2g अपॉन के। अब सोचो मेन पोजीशन से ये ऊपर नीचे जा रहा है, जब इसको दबा रहे हैं, जब इसको दबा रहे हैं उस समय एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। मीन पोजीशन से नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, त्वरण कौन सा होगा, त्वरण होगा सरल आवर्त गति वाला। वो होता है कितना सरल आवर्त गति का त्वरण, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर पे तो आप पहले से जानते हो, ओमेगा तो आप इसको निकाल ही सकते हो। ओमेगा कितना होगा, अगर वो दोनों के दोनों जो है एसोसिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, के अपॉन M1 प्लस M2। इसकी आवर्ती तो ये हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है बेटा, अब बात यह है कि ये इसको छोड़ेगा कब, तो जब ये चल रहा है तो इसमें त्वरण है। जब तक इसमें त्वरण है तो इस पे इसका अगर मैं FBD बनाऊं तो मान लीजिएगा कहीं पे भी है ये ब्लॉक, ऐसे मान लो कि ये M1 है, कि ये मान लीजिएगा M1 ब्लॉक है। तो बेटे इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग गया, नीचे की तरफ लग गया M1G, ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल। और चूंकि अब इसमें मान लो मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है, तो उस समय तो मान लीजिएगा इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक, और मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। मान लीजिएगा ऐसा होगा, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ऐसे जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, M1G माइनस N इक्वल टू M1A, ये बन जाएगी। लेकिन जिस समय कॉन्टैक्ट लूज होगा, जब संपर्क छूटेगा तो बेटे क्या जाएगा, n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो M1G बराबर कितना जाएगा, M1A के ये उड़ जाएगा और G बराबर A। और A क्या होता है, जिस किसी भी x पर होगा, कहीं पे भी होगा, मान लीजिएगा यहाँ पर होगा किसी भी x पर, बीच में रास्ते में कहीं पे भी, जब ये किसी भी x पर होगा तो उस समय ये A कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। चाहो तो उसको खोल लो पहले, ये कितना बैठेगा, K अपॉन M1 प्लस M2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2G इंटू x इंटू G अपॉन K। और बेटा बहुत ध्यान से देखो तो ये तो x0 के बराबर आ गया, यानी कि x0 कहाँ से आई थी, जो नेचुरल लेंथ से हमारे पास लंबाई थी, यानी कि जब ये ब्लॉक ऊपर जाते समय यहाँ होगा ना, जब ये यहाँ होगा M1, तो उस समय कॉन्टैक्ट 0 हो जाएगा और उस समय एक्सेलरेशन इसका ऊपर जाते समय यहाँ पर एक्सेलरेशन A और G की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक, यानी कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड G के बराबर हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। जहाँ ऊपर रहा होगा ये वेलोसिटी डायरेक्शन होगी, है ना, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये है सामान्य लंबाई पर, नेचुरल लेंथ या सामान्य लंबाई पर संपर्क खत्म कर देगा, संपर्क छोड़ देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसके बराबर आ रहा तो दिख रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे छोड़ेगा इसके संपर्क को, है ना। तो जब यहाँ पे संपर्क को छोड़ेगा तो अगर आप सोचोगे कि सर ये तो ऊपर जाते हुए नेचुरल लेंथ पे, और हमेशा नेचुरल लेंथ पे छोड़ेगा, इस तरह के सवाल में आप याद भी रख सकते हैं, हमेशा सामान्य लंबाई पर ही छोड़ेगा इसको, क्योंकि एक वैल्यू G के बराबर आ गई और एक वैल्यू G के बराबर आ गई तो यहाँ पे संपर्क खत्म हो जाएगा, यानी कि इससे ऊपर जाएगा ही नहीं,
ये इससे ऊपर तो जैसे जाएगा तो इसका कॉन्टैक्ट को खत्म कर देगा, क्योंकि उसी समय क्या हो रहा है, ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाती है, और ए की वैल्यू जी के बराबर होते ही यहाँ से इसको अलग कर, क्योंकि जी तो इस पे नीचे लग रहा है और जी इस पे त्वरण आ गया, तो इसका मतलब संपर्क खत्म हो गया इसका, है ना। तो एक तरह से भारहीन की स्थिति आ जाएगी यहाँ पर, इसकी भारहीन की स्थिति, जैसे हम हवा में उड़ गए एक तरह से, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, नेचुरल लेंथ पर ये संपर्क को छोड़ देगा। क्लियर। देखो इसमें आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है। आपको पता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आवर्तकाल 2 पाई √m/k होता है, और लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दी कि दीवार लगा दी। हमने एक दीवार लगा दी, तो दीवार के लिए लगने के बाद इसे टकराएगा, दीवार कहाँ पर है, a/2 दूरी पर है। तो यहाँ से दबा रखा था स्प्रिंग को और छोड़ दिया इसको। ये इसकी कौन सी अवस्था थी, मीन पोजीशन थी, ये इसकी मीन पोजीशन थी, माध्य अवस्था। अच्छा, तो क्या पूछा, अब ये पूरा तो जाएगा नहीं भाई, प्रारंभ में तो क्या होता है अगर दीवार नहीं होती। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। बिना दीवार के, बिना दीवार के तो टी कितना होता है, 2 पाई √m/k, और बेटे ओमेगा हो जाती √k/m, ये हो जाती है ना। अच्छा, ये आ गई। अब ये तो अपना बिना दीवार की हो गया, लेकिन दीवार के साथ समय कितना लगेगा, और बहुत ध्यान से देखो, तो बहुत ध्यान देखने पर जब ये टकराएगा a/2 से वापस आ जाएगा, यानी कि वहां तक जाना था उसको, आगे प्लस a तक जाना था, वो वाला टाइम तो खत्म ही हो गया, है ना। प्लस a तक जाना था, और छोड़ा कहाँ से, -a से, -a से छोड़ा। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो अगर इसका फेजर डायग्राम से समय निकालना है ना, तो समय को हम किससे डील करते हैं, फेजर डायग्राम से, कलाबंध संबंध डायग्राम से। तो बहुत ध्यान से देखो तो -a कहाँ पर है, -a यहाँ पर, और दिशा किधर होगी इसकी, जब इसको यहाँ से रिलीज करके छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, ऐसे छोड़ेंगे ना तो इधर जाएगा। इधर जाने का मतलब ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाने का मतलब ये कहाँ पर होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से चला, अब जब ये कहीं a/2 पर आया, a/2 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से a, ये आपका ये भी a था माइनस साइड में, तो यहाँ पर जब ये जाकर के चलेगा, यहाँ पे दीवार आ गई, तो दीवार आ गई तो इतने हिस्से का जो टाइम होगा वो टाइम तो आएगा नहीं, इतना टाइम तो कट गया। अभी यहाँ से यहाँ का वापस टाइम आएगा, इसका मतलब हमें ये टाइम और ये टाइम निकालना है, ठीक है। यानी कि ये टाइम तक आएगा ही नहीं, तो -a से चल करके, और यहाँ पर ये ध्यान दें कि ये कितना कोण घूम चुका होगा, ये निकाल लें अगर, तो कोण निकालते समय निकल जाएगा। अब सोचो ये a/2, ये a, मान लीजिएगा कि ये अल्फा है, तो कोस अल्फा तो आप निकाल सकते हैं, कोस अल्फा = पहले भी बहुत कर चुके हैं इस तरह के, a/2 अपॉन a, तो दिस इज cos 60, तो अल्फा आ गया कितना, 60 डिग्री, यानी कि π/3, π/3, तो ये कितना आ गया भाई, π/6, ये कितना आ गया भाई, π/6, और ये कितना है, पाई, ये पाई हो गया। तो थीटा बराबर ω/t होता है, थीटा बराबर ω/t होता है, और थीटा कितना आ गया, पाई प्लस π/6 प्लस π/6, 2π/6 = 2π/t × t, तो कितना आ गया, ये 3 और 3 और 1 4, यानी कि 4π/3, 2π/t × t, छम्मा हो गया 2 बार। तो समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का सारा समय यही तो बस का जवाब, पूरे एक दोलन तो बस यही हुआ इतना ही, यहाँ से गया फिर यहाँ से गया, यही दोलन हो गया। तो यानी कि कितना आ गया भाई, ये आ गया है 2t/3, और ये आप कह सकते हैं 2/3 × 2π√m/k। अब इसका वर्तकाल ये बन गया है ना, इसका वर्तकाल या दोलनकाल ये बन गया है। इसी सवाल में आपको हो सकता है वो यहाँ पर ना दे करके कहीं और से छोड़ दे, है ना, दीवार यहाँ दे दे, बीच में दीवार यहाँ दे देगा तो भी आप निकाल सकते हो, यहाँ दे देगा दीवार, कहीं पे भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में वो, तो ऐसे कहीं पे भी दे देंगे तो सिंपल पहले जैसे फिगर से सवालों कर सकते हैं। ओके, चलिए हमने स्प्रिंग के साथ समय निकालना सीखा,
लेकिन कभी कभी रबड़ भी हो सकती है, रबड़ की भी नेचर थोड़ी सी स्प्रिंग जैसी होती है। लेकिन क्या अंतर होता है रबड़ में और स्प्रिंग में, थोड़ा सा हम उसको जान लेते हैं कि हमने स्प्रिंग के साथ तो डील कर लिया, लेकिन ये कोई रबड़ है, ये क्या है, कोई रबड़ है ना, ये आपके पास कोई रबड़ है। तो इस रबड़ के साथ एक ब्लॉक था, हमने इसको रखा, धीरे 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 उसको उसकी माध्यावस्था में लाया, जैसे स्प्रिंग में करते थे, और माध्यावस्था में लाके छोड़ दिया। लेकिन यहां से इसको हमने खींचा और खींच के यहां तक ले आए, खींच के यहां तक ले आए। तो जब यहां तक खींच के लाए हैं, तो यहां तक खींच के लाने में यहां वाली अवस्था पर ये इसकी कौन सी अवस्था होगी, सीमांत अवस्था होगी, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड हो गया एक तरह से, यहां से माध्यावस्था से ये क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर मैं बात करूं यहां से इसकी, तो ए, ये नीचे mg, और यहां से इसको जब छोड़ दिया, तो हमें क्या बताना है कि जब इसको छोड़ेंगे तो ये जाएगा कैसे, ध्यान से देखेंगे, अमाध्यावस्था ये है, तो ये यहां से हमने यहां तक तो ले आए, तो ये यहां से ऐसे जाएगा, ये समय निकालना, ये निकालना, ये यहां से यहां तक जाने का समय। लेकिन जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ से दोनों तरफ जा सकता है, नेचुरल लेंथ के दोनों तरफ चल सकता है, लेकिन तो रबड़ है, रबड़ तो एक तरह से बिल्कुल मासलेस रबड़ है, रबड़ का कोई भार नहीं ले रहे, तो रबड़ तो क्या होगी, स्लैक हो जाएगी, एकदम से पूरी ढीली पड़ जाएगी, तो रबड़ तो ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगी, तो यहाँ के बाद ढीली हो जाएगी। ढीली होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये ब्लॉक फ्री फॉल हो जाएगा, एक तरह से आप समझ लो कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करने लगेगा, है ना, इसकी मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करने लगेगा, जैसे ये नेचुरल लंबाई पर पहुंचेगा। क्योंकि नेचुरल लंबाई पर पहुंचने के बाद तो रस्सी है ना, बेरस्सी, तो बिल्कुल स्लैक हो जाएगी, बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी। अगर ढीली पड़ गई तो ये ऊपर थोड़े ना जाएगा अपने एसएचएम के त्वरण से, तो एसएचएम से तो नहीं जाएगा, फिर तो वो गुरुत्व त्वरण से जाएगा, यानी कि यहाँ के बाद उसका जो भी वेग होगा, जिसमें भी वेग से जाएगा, उसके बाद वो ऐसे जा करके वापस भी आएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लगेगा नीचे की तरफ, जबकि यहाँ तक एसएचएम वाला फिर यहाँ पर आ जाएगा, जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया उतनी वेलोसिटी से नीचे भी आएगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि जो है आपका जो उसकी गति है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो गई, और ये फिर से आएगा, यानी कि ये समय निकालना, और उसकी प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाएगा ये, तो हमें सारा समय निकालना, ठीक, इतना ध्यान रखना है, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनेंगे ध्यान से। चलिए अब मैं फिर से दोबारा समझाता हूं उस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। एक रबड़ है, रबड़ की लंबाई L दे दो, मान लो कुछ भी, रबड़ की लंबाई L दे दी, और ये भारहीन रबड़ है, नेचुरल लंबाई से थी, ये नेचुरल लंबाई मतलब इसकी सामान्य लंबाई थी, सामान्य लंबाई से हमने इसको छोड़ दे तो माध्यावस्था आ गई। अब माध्यावस्था से ये हमने 2mg/k ये दिया हुआ है, इतना खींचा और खींच के छोड़ दिया, यानी कि A बराबर 2mg/k ये आपको दिया हुआ है, ठीक। और ये आपके पास ये कितना हो जाएगा, x0, यहां पर क्या बन जाएगा, x0, नीचे mg लगेगा, तो k x0 बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ये लगेगा, ये भी mg, तो x0 बराबर क्या आ जाएगा, mg/k, x0 बराबर mg/k। आप ये कह सकते हैं कि ये x0 किसके बराबर है, क्या ये a/2 के बराबर है, mg/k, x0 ये mg/k के बराबर, यानी कि आप ये समझ लो कि एम्पलीट्यूड जो उसका आयाम है उसके आधी लंबाई पर ही नेचुरल लंबाई है, मध्यावस्था से आधी लंबाई पर ये इसकी नेचुरल लंबाई है। अब मुझे समय निकालना, आप ये समझ लीजिए कि अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना आ गया, a/2। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि भाई यहां से यहां तक का जो टाइम होता है वो कितना टाइम होता है, क्या ये t/4 होता है जाने का समय, और ये a/2 तक जाने का समय, माध्यावस्था से a/2 तक जाने का समय, ये आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो, इसकी कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा भी कर लेंगे, है ना। तो ये समय जो होता है हमारे पास, ये होता है t/12 जाने का, और t/12 आने का, और t/4 आने का। लेकिन ये कितना होगा भाई, जितनी भी ये वेलोसिटी होगी, इतने भी ये वेग होगा, ये होता है इसका उड्डयन काल, तो ये कितना आएगा 2v/g, एक टाइम ये, तो कुल समय कितना हुआ, t टोटल, एक तो हो गया कितना 2v/g प्लस 2t/12 प्लस 2t/4, ये हम t/12 t/4 कर चुके हैं पहले काफी, क्योंकि जब यहां से
a/2 तक जाएगा तो उसका समय हम पहले ही निकाल चुके हैं। माध्यावस्था से आधी एम्पलीट्यूड तक जाने में t/12 समय लगता है ना। तो t/12 समय लगता है, तो t तो आपको पता ही है अभी, t तो हमारे पास कितना बैठेगा 2π√m/k। ये तो उसका नॉर्मल टाइम पीरियड था, लेकिन रियलिटी में इसको यहां से छोड़ करके जाने में कितना समय लगा है बताना। तो सबसे जरूरी क्या है, तो वेलोसिटी चाहिए मुझे यहां पर, और दूसरा ये टाइम आपके पास कितना आ गया 2/g v प्लस t/6 t/2। भाई आप एक तरह से समझ सकते हो उसके फेजर में कि अगर इसके फेजर की बात करें तो छोड़ा कहाँ से, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से चलेगा, चलता गया चलता गया चलता गया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग गया t/4 ये वाला। फिर वो a/2 तक पहुँचा यहाँ से, ये टाइम आप कैलकुलेट कर चुके हो t/12, ये में निकालना आता है। फिर यहाँ पर ये रस्सी होगी स्लैक, तो ये वाला जो टाइम हो गया ये आपका हो गया 2v/g, ये वाला टाइम, ठीक। लेकिन यहाँ के बाद फिर से वही t/12 हो गया, और यहाँ के बाद फिर से वही t/4 हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था से चल के प्रारंभिक अवस्था पर आ गया। इसीलिए सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये वाले टाइम के लिए, ठीक। भाई ये वाले में तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम काम कई बार कर चुके हैं बेटे। ये वाला एंगल a/2 है, ये a, तो ये कितना एंगल आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री आ जाएगा तो आप ये वाला टाइम निकाल सकते हो। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो कि कितना जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये 60 आ गया तो बेटे ये कितना जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना π/6 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना होगा ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ का टाइम निकालूँ, मान लो t1 है ये, तो कितना आ जाएगा थीटा कितना π/6 अपॉन 2π/t, तो ये पाई से पाई कटेगा तो t/12। ये काम तो हम बहुत बार कर चुके ना, तो इसलिए इसको तो याद ही रख लो, कोई बुराई नहीं है कि a से कि मध्य बिंदु से a/2 तक की दूरी का समय t/12 होता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। भाई v कैसे निकालें, v निकालने के लिए माध्यावस्था से a/2 तक जा रहा, माध्यावस्था से a/2 तक, तो v बराबर होता है ω√a² - x², ये तो होता है v = ω√a²। अब यहाँ पे v निकालना है ये a/2 पर, तो निकाल लो भाई ω√a² - a/2 का होल स्क्वायर, a²/4 आएगा, a²/4 a² - a²/4 आ जाएगा, तो 3a²/4 यानी कि ω√3/2 आ गया, वेग ये आ गया, ठीक। जब ये वाला वेग आ गया तो अब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा उसको यहां रख देंगे, है ना। ओमेगा कितना बैठेगा बेटे, ओमेगा बैठेगा k/m। ए कितना बैठेगा बेटे, ए की वैल्यू हमने दे रखी थी 2mg/k, ये तो बैठेगी, और √3/2। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो √k से ये √k कटेगा, नीचे √k आ जाएगा, तो ये अपने पास 2 से 2 भी कट गया, और ये टोटली बन गया अपने पास √, यानी कि √3 और m से m कटेगा √m/k, है ना, √3√m/k इंटू जी। इस v को उठा के यहाँ रख दो, इस v को उठा के यहाँ रख दो। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं t = 2/g √3g/m/k, और बेटे वो t/6 कितना बैठ जाएगा 2π√m/k, और ये अपना बैठ जाएगा 2π√/2m/k, ठीक। ये g से g कट गया, है ना, ये g से g कट गया, ये 3 और ये 2, तो इसको सोल्व करके जोड़ने पर कितना जाएगा 2√3m/k ले लो, अच्छा ये π/3 और ये पाई, तो कितना जाएगा 3 4π/3, यानी कि टोटल टाइम आपके पास बन गया, मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ उसको, ये बन गया आपके पास 2√3 प्लस यहाँ से π/3 और ये वाला पाई, तो 3 और 1 4π/3, 4π/3 और ब्रैकेट में ले लो √m/k।
तो इतना समय इसको लगेगा। यही इसका आवर्तकाल भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे टाइम में जाने आने का समय वही आवर्तकाल कहता है, पूरे दोलन का समय कह सकते हैं इसको। और यही इसका कुल समय हो गया। तरीका इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकाला जाए, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से आएगा, और वो वेलोसिटी हमने निकालनी SHM से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।